वेलकम टू तत्संबोध। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इटालियन मरीन केस। इस केस की स्टडी हम लोग क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि हाल ही में एक खबर आई थी कि इटली 10 करोड़ भारत को कॉम्पनसेशन देने वाला है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये इशू है क्या, और इसके और सारे एस्पेक्ट धीरे धीरे पता चलेंगे इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट कब हुआ था, 2012 में। उसके बाद इसमें 2015 में आता है कि यूएन क्लॉज एक ट्राइब्यूनल है, उसने कुछ अवार्ड दिया। फिर आता है कि 19 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की एंट्री होती है, और फिर अभी कॉम्पनसेशन की बात होती है। कहने का अर्थ ये है कि इस टॉपिक में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑन द फ्रंट तो नहीं समझ आ रहा, इसलिए इन सारी चीज़ों को भी हम समझेंगे, साथ साथ इस इशू को भी समझेंगे। सबसे पहले इस इशू को समझिए। 2012 में एक घटना घटी थी जिसमें ये देख सकते हैं आप, इंडियन फिशिंग बोट थी एक, और दो इटली के सोल्जर्स थे। वो लोग इन लोगों पे फायर किए, वो भी भारतीय पानी में। कहाँ पे? केरला के वेस्ट कोस्ट में, जिसके कारण 2 मछुआरों की मौत हो जाती है। वहाँ इनका नाम और इनके फिशिंग वेसल का भी नाम दिया हो। यहाँ पे इटली वो जो 2 सोल्जर्स थे और उनके शिप का नाम दिया गया है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कहीं कहीं पे एनरिका लेक्सी केस भी करके ये आता है। अब क्योंकि ये दोनों लोग इनको मर्डर कर दिए, तो भारत के कोस्ट गार्ड और सारे ऑफिशियल्स ने इन दोनों को पकड़ा, और कई सालों तक, 2-3 सालों तक अगले यहाँ भारत में एक ट्रायल हुआ, जहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट्स बना के एनआईए इस केस को लड़ी, मर्डर चार्जेज इन पे लगा। लेकिन आगे ऐसा होता है कि यूएन क्लॉज एक ट्राइब्यूनल आता है और कहता है कि भारत इस केस को फर्दर अपने यहाँ ट्राई नहीं कर सकता है, साथ साथ इटली भी अपने यहाँ नहीं कर सकता। यानी जब उस ट्राइब्यूनल में होगा तब दोनों देश में नहीं होगा, 2 देशों को अलग से एक जगह जाना पड़ेगा। तो बात ये आती है कि आखिर ये यूएन क्लॉज है क्या। तो आइए हम यूएन क्लॉज को पहले समझते हैं। यूएन क्लॉज स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, जो कि 1982 में साइन किया गया था और 1994 से ये इफेक्ट में है। इसमें जो मैरीटाइम वाटर्स हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। मैरीटाइम यानी सी, समुद्र वाले जो पानी है, उनको अलग अलग तरह से कि किस किस देश का कहाँ कहाँ ज्यूरिस्डिक्शन होगा उसके लिए बांटा गया है, और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात की गई है। साथ साथ इस अग्रीमेंट में जो भी बातें अलग अलग देश अग्री किए हैं, अगर उनमें कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको सॉल्व करने वाली एक ट्राइब्यूनल भी बनाई गई है। ट्राइब्यूनल क्या होता है? एक जुडिशियल बॉडी होती है जिसमें एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहते हैं और उस मसले पे निदान करते हैं अगर 2 देशों के बीच ये दिक्कत आती है तो। आइए इसको एक मैप के माध्यम से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक लैंड है, ये किसी भी पर्टिकुलर देश का हो सकता है, और क्योंकि लैंड की बाउंड्री जो ओशन से लगती है वो सीधी सीधी तो ऐसे हो नहीं सकती, तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके रहता है। तो जब आप किसी डिस्टेंस को मेजर करते हैं इस ट्रीटी के अंदर, तो ऐसा नियम है कि ये जो भी नुकीलेदार लैंड बाहर निकले हुए हैं इन सबको ज्वाइन कर दीजिए, इससे बेसलाइन हो जाएगा। बेसलाइन के अंदर जो भी पानी होगा वो इंटरनल वाटर कहलाएगा, और वहाँ पे इस देश माना जाएगा कि ये और ये दोनों इस देश के ही पार्ट है, कोई अंतर नहीं होगा, सारे कानून इस पर लागू होंगे। सिमिलरली बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक सारे सॉवरेंटी के कानून, यानी इस देश के सारे कानून इसमें एप्लीकेबल होंगे, और किसी भी अलग देश को जो भी कुछ करना होगा बिना भारतीय, अगर भारत का लैंड है तो भारतीय परमिशन लेना होगा। नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल में 1.85 किलोमीटर होता है। ये एक जस्ट याद करने की चीज़ है। फिर इसी बेस लाइन से अगले 24 नॉटिकल माइल्स तक कंटिगुअस जोन कहा जाता है। कंटिगुअस जोन में एयर स्पेस में आपका कंट्रोल नहीं रह पाता है, जबकि टेरिटोरियल सी में एयर, सरफेस और समुद्र के नीचे हर जगह कंट्रोल इसी देश का होता है। कंटिगुअस जोन में सरफेस पर और समुद्र के सतह पर तो कंट्रोल रहता है, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस में नहीं रहता है। लेकिन कंटिगुअस जोन हर जगह देखने को नहीं मिलता है, ये उन्हीं इलाकों में देखने को मिलता है जहाँ बड़े बड़े देश हों और कम देश हों, ताकि वहाँ पर इश्यूज कम हो, यानी दो में कन्फ्लिक्ट होने का चांसेस कम होता है, वहाँ पर इसको एक्सटेंड किया जाता है 24 नॉटिकल माइल्स तक। इसमें जो अगली कैटेगरी है वो बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक सी में है, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स भी कहा जाता है। इसमें आपके सॉवरेंटी के कानून तो नहीं लागू होते, लेकिन रिसोर्स रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कहने का अर्थ ये है कि समुद्र तल पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या कोई भी साइंटिफिक स्टडी ओशनोग्राफी में करना चाहते हैं, यानी पानी से रिलेटेड, तो इस देश का ही यहाँ पर वर्चस्व रहेगा। अगर तीसरा देश कोई करना चाहता है तो इससे उस देश का परमिशन लेना होगा। भारत आप देख सकते हैं जैसे मैग्नेटिक नोड्यूल्स पे रिसर्च कर रहा है यहीं पे, और ये जो घटना भी हुई है कहीं ना कहीं इधर ही हुई है। इसलिए यहाँ पर कुछ तो कानून देश के लागू होते हैं, पूरी तरह से तो लागू नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये रिसोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है।
और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के बाद जितने भी पानी होते हैं वो इंटरनेशनल वाटर कहलाता है, उसमें किसी एक देश का जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, यानी वो पानी हर देश के लिए बराबर रूप से सब कुछ के लिए अवेलेबल रहता है। ये देख सकते हैं आप, ये भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है। ये इस तरह का जिगजैग पोजीशन क्यों है? क्योंकि भारत का ये जो पोर्शन है वो बराबर नहीं है, तो बेसलाइन आप जब कंस्ट्रक्ट करेंगे वहाँ से जो डिस्टेंस लेंगे तो हर जगह से अलग आएगा। और यहाँ पे क्योंकि श्रीलंका है तो उसका भी हक होगा, तो दोनों के बीच आप देख सकते हैं शेयर्ड रहता है। तो ये रहा भारत का। अब आइए समझते हैं कि आखिर यूएन क्लॉज ने क्या निर्णय दिया। ये जो ट्राइब्यूनल था, इस ट्रीटी में जो भी बातें एग्री की गई, उसने क्या कहा कि भारत और इटली दोनों को अपने देश में इस केस को बंद करना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग आ गए हैं। तो जब इंटरनेशनल कोई ट्राइब्यूनल डिस्कस कर रहा है तो उन दो देशों को रुक जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इटली पीसीए जा सकता है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को ये केस ले जा सकता है, क्योंकि इटली ने रिक्वेस्ट किया था और भारत ने कहा था कि नहीं, वहाँ नहीं ले जाना चाहिए। तो इसलिए इस ट्राइब्यूनल का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि इटली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इस केस को लेके गया और वहाँ से परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कोई फैसला दिया। तो सबसे पहले हमको समझना ये ज़रूरी है कि आखिर ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होता है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ बेसिक जानकारी है कि इसके हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड, जो कि यूरोप में पड़ता है। इसका गठन 1899 में हुआ था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, यानी दो या दो से अधिक गवर्नमेंट के बीच बनी ये सहमति से बना है बॉडी। और इसका यूएन में ऑब्जर्वर स्टेटस है, यानी वो मेंबर नहीं है। और इसमें एक फाइनेंशियल असिस्टेंट फंड बनाया गया है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जिनके पास पैसे की कमी हो सकती है। तो अगर उनको परमानेंट कोर्ट में लड़ना है केस, तो उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिलता है। ये जो कोर्ट होता है वो दो या दो से अधिक देशों के बीच कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट हुआ हो या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें सम्मिलित हो, जैसे यूनाइटेड नेशन सम्मिलित हो, या फिर प्राइवेट पार्टीज हो सकती हैं, एनजीओ हो सकता है, वैसे लोग इन्वॉल्व हो। कौन कौन से इशूज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं? जैसे कोई दो देश हो तो मैरीटाइम टेरिटोरियल उसके बाउंड्री के बीच हो सकता है, उसके सॉवरेंटी से रिलेटेड हो सकता है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो सकते हैं, जैसे श्रीलंका में एलटीटीई ने बहुत ज़्यादा कांड किया था, जैसे म्यांमार में अभी मिलिट्री कर रही है। या फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड रीजनल ट्रेड से संबंधित हो सकता है, जैसे नाफ्टा, सेफ्टा, सार्क हो गया, ईयू हो गया, है ना, आसियान कंट्रीज़ हो गए। तो इनके बीच जो भी रीजनल ट्रेड एंड अग्रीमेंट या इन्वेस्टमेंट होता है, उससे रिलेटेड भी कोई अगर इश्यूज़ आता है तो वो लोग पीसीए को अप्रोच कर सकते हैं। अब इस पीसीए ने क्या फ़ैसला दिया इस केस में? उन्होंने बोला कि इटालियन मरीन्स जो थे, उन्होंने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का वायलेशन किया है, यानी उन्होंने गलती तो की है और इसलिए भारत को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो जो कि आप अभी पढ़े हो कि 10 करोड़ मिला है। अब लेकिन इन पे जो केस चलेगा, ये मैरिन्स बोलते हैं, यानी शिप में जो ट्रैवलर होते हैं उनके बारे में कहा गया है, तो वो इनको इम्यूनिटी प्रदान है, इसलिए ये इन लोगों पे केस जो चलेगा, मर्डर का भी हो चाहे जो भी चार्जेज लगाए जाएं, वो भारत में ना चल के इटली में ही चलेगा। तो ये भारत के लिए एक सेटबैक है, पर फिर भी कम से कम कॉम्पनसेशन तो कुछ मिला ही सही। और ये किस बारे में है, मतलब किस बिना पे कहा गया है कि इटली में चलेगा? तो बोला गया है कि उनको इम्यूनिटी हासिल है, क्योंकि वो इटली के ऑफिशियल्स हैं, तो गलती करेंगे भी तो वियना कन्वेंशन के अनुसार उनको यहाँ पे ट्राई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो वियना कन्वेंशन में क्या होता है एक्चुअली कि उसमें डिप्लोमेटिक जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसडर होते हैं या ऑफिशियल्स उनके आते हैं, डिप्लोमेटिक ऑफिशियल को लेकिन केवल वो प्राप्त होता है, या फिर हेड ऑफ स्टेट्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट अगर किसी दूसरे देश के हमारे देश में आते हैं या हमारे देश के किसी दूसरे देश में जाते हैं और उनके द्वारा कोई क्रिमिनल एक्ट किया जाता है, तो उनको उस देश में ट्राई ना करके उनके होम स्टेट या होम कंट्री में भेज दिया जाता है। तो इसी बिना पे इन लोगों को इम्यूनिटी प्रदान किया गया है इस केस में। लेकिन ये लोग मिलिट्री ऑफिशियल्स थे। तो ये सब बातें करने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि आगे भी हमें ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए इन पे सोचने की बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने अभी बात किया कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो होता है वो अब तक यही डिफाइन था कि डिप्लोमेट्स और हेड्स ऑफ स्टेट को लागू होता है। मिलिट्री ऑफिशियल्स वो भी कमर्शियल शिप पे अगर हों तो क्या उन पे लागू हो सकता है? इस फैसले से तो आप कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है, और इसके क्या क्या रिपरकशन हो सकते हैं, इस पे एक सही से बात निकल के आनी चाहिए। दूसरा बात है कि जब भी इंटरनेशनल कोई केस हो तो हम क्या एडहोक मैनर में फिर से ट्राई करेंगे, स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, एनआईए आ जाती है बीच में, फिर मर्डर चार्जेज लगते हैं और फिर अंततोगत्वा हमारे देश से वो केस बाहर भी निकल जाता है। तो हम अपने सिस्टम को क्यों ना ज़्यादातर प्रेडिक्टेबल बनाएं, ताकि इंटरनेशनल रिलेशन में हमारी बातों को ज़्यादा सीरियसली सुना जाए और दूसरे देश को भी लगे कि हाँ यहाँ पर रूल ऑफ लॉ बेहतरीन ढंग से काम करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है
कि जब भी इंटरनेशनल केसेस हों हम एक पर्टिकुलर अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। जिसमें अगली बात आती है बायलैटरल रिलेशन का क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए। क्या इस तरह का एक इशू आ जाने से हमारे देश के संबंध बिगड़ जाने चाहिए। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि चाइना के साथ जब लैंड डिस्प्यूट होता है तो उसमें बहुत सारे ऐप बैन का कल्चर आता है या बहुत सारे इन्वेस्टमेंट को बैन कर दिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ चीज़ें फिर पलटने भी लगती हैं। जैसे कि आईपीएल का स्पॉन्सर वीवो था तो उसको हटा दिया गया था उस समय और अब फिर से उसको रीइंस्टेट कर दिया गया है। तो ये फ्लिप फ्लॉप या एडहॉकिज्म मैनर में हम क्यों कर रहे हैं। इसको एक स्ट्रीमलाइन तरीक़े से करें। ये बात सही है कि हमारे देश के खिलाफ़ कोई जाएगा तो हम उसे सपोर्ट नहीं कर सकते, ये बात अच्छी है, लेकिन ये बात हमेशा के लिए होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि जब घटना हुई तब करिए और बाद में ना करिए। तो ये भी एक ज़रूरी पॉइंट है जिस पे हमें सोचना चाहिए। और फिर अभी इस कोर्ट ने कहा है कि इटली में उनको ट्राई किया जाएगा, क्रिमिनल केस चलेगा। तो भारत को ये देखते एक पैनी नज़र बनाए रखनी पड़ेगी। और मान लीजिए इटली कोऑपरेट नहीं करता है तो फिर भारत क्या करेगा। तो इन सब मुद्दों पे भारत को फिर से सोचना पड़ेगा। हालांकि 10 करोड़ जो कॉम्पनसेशन मिला है वो तो कम से कम फैमिली को रहने के लिए, चलिए लाइवलीहुड के लिए ठीक है, लेकिन जान के बदले सिर्फ पैसे से ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए केस। ये इटली में भी इसको सही कंक्लूज़न तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस इशू पर हम भारत को अभी भी कॉन्स्टेंट विजिल बनाए रखने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आपको ये इशू समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड यूएन क्लॉज, ट्राइब्यूनल और फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।